नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो बनाने का जो मकसद है ये आप लोगों को बताना है कि सरकार चुनना हम सबकी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। सरकार चुनना सिर्फ एक चुनाव की बात नहीं है, ये आने वाले हमारे 5 साल के भविष्य की बात है। आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सरकार से जुड़ी होती हैं। बहुत सारी चीज़ें, बच्चों का एजुकेशन, सड़क, एयरपोर्ट, बहुत सारे सुख सुविधाएं या कहें जीवन के जो आधारभूत चीज़ें होती हैं जो सरकार से जुड़ी होती हैं। इसलिए इस वीडियो में मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को समेटा है जो आप लोगों को पहले से पता होगा या पता नहीं भी होगा तो एक सिंपल वे में बताने की कोशिश किया है। जैसे आप और हम सब पैसे कमाते हैं, उस पैसे पे सरकार 30% टैक्स काटती है। हम जो सामान खरीदते हैं उस पर भी सरकार टैक्स कलेक्ट करती है। अगर हमने सरकार सही तरीके का नहीं चुना और यूं कहें हमने अगर करप्ट सरकार चुन लिया तो जो टैक्स हमने दिया है वो लुट जाएगा, वो मेहनत से कमाया हुआ जो पैसा है व्यर्थ चला जाएगा। ऐसे ही आप मान लीजिए कि आप हवाई सफर कर सकते हैं, हवाई सफर करने आप योग्य हैं, लेकिन आपके शहर या यूं कहें आप जहां रह रहे हैं वहां पर एयरपोर्ट ही नहीं है, तो क्या आप खुद के लिए एयरपोर्ट खुद से बनवाएंगे? बिल्कुल नहीं, ये भी सरकार ही बनाती है। इसी तरीके से आप अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना चाह रहे हैं, लेकिन आपके घर, समाज, लोकेलिटी में अच्छे एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, तो क्या आप खुद से कॉलेज खोलेंगे? ये काम भी सरकार करती है। इसी तरीके से आप महंगी गाड़ी रखने के शौकीन हैं, आपके लोकेलिटी, आपके शहर में अच्छे सड़कें नहीं हैं, तो क्या आप गाड़ी रख पाएंगे? किसान के लिए खाद, बीमा, इन सारी चीजों की व्यवस्था एक अच्छी सरकार करती है। ऐसे ही आप गांव, घर, समाज, हर किसी की सिक्योरिटी, सुरक्षा, ये सरकार ही प्रदान करती है। ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल हैं जो आप लोग खुद जानते होंगे, आप खुद समझते होंगे। यही कारण है कि ये मैं कहना चाह रहा हूं कि सरकार चुनना, सरकार बनाना, ये हम सबकी एक व्यक्तिगत जिम्मेवारी भी है। इसके बाद इस वीडियो में जो दूसरा पहलू है जो मैं प्रेजेंट करना चाह रहा हूं ये है कि क्या हम इस सरकार को, मोदी सरकार को 2024 में एक और मौका दे सकते हैं? कुछ डेटा, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन को मैंने कलेक्ट किया है, उसका एनालिसिस किया है और उसको समझने की कोशिश किया है कि क्या वाकई में हम 2024 में मोदी सरकार को हैट्रिक सरकार बनाने का मौका दे सकते हैं या फिर नहीं। ऐसे 8-9 पहलू हैं जिसका मैंने डिटेल में एनालिसिस इस वीडियो में किया है। देखिए, सबसे पहला जो बात है, सशक्त सरकार। 140 करोड़ के जनसंख्या वाले देश में सरकार चलाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। तो यहां पर सरकार चलाना ही सबसे बड़ी चैलेंज की बात है। इस सरकार ने पिछले 9-9.5 साल में सरकार को बहुत ही अच्छे तरीके से चलाया है। आप कोई भी मिनिस्ट्री को ले लीजिए, डिपार्टमेंट को ले लीजिए, गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन है उसको ले लीजिए, बहुत ही बैलेंस तरीका से, सिस्टमेटिक तरीका से सरकार ने चलाया है। ये सरकार फुल मेजोरिटी से आई, कोई भी नंबर गेम का कोई समस्या नहीं रहा, कोई अलायंस का धमकी या किसी पार्टी का मतलब विरोध, ऐसा कुछ नहीं रहा। एक पावरफुल सरकार फुल मेजोरिटी से बनी और बड़ी बहुत ही अच्छी तरीके से सरकार चली। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल फैक्टर है।
देखिए पहले सरकारें अलायंस की सरकार बनी हुई है, यूपीए का, यूनाइटेड फ्रंट, इवन एनडीए का, लेकिन अलायंस की सरकार बहुत कमजोर होती है, बहुत कमजोर इन द सेंस 10-5 पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं और वो उनका आपस में ही सीट शेयरिंग, चुनाव से पहले सीट शेयरिंग, चुनाव के बाद अगर जीत गए तो मिनिस्ट्री की शेयरिंग, डिपार्टमेंट की शेयरिंग, पब्लिक इंस्टीट्यूशन की शेयरिंग, इन सब लफड़ा में ही पार्टियां फंस जाती है और पूरे अपने टर्म में खींचातान चलता रहता है। आपने देखा होगा एनडीए के सरकार के टाइम में, उससे पहले के सरकार में। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि अलायंस का सरकार का मतलब लोगों के लिए सरकार नहीं, ये सरकार उन पार्टियों की सरकार है जिन्होंने इसको बनाया है। आज आप लोग सब देख रहे हैं जो इंडिया अलायंस करके पार्टी बना है, ये अलायंस बना है, उसमें कांग्रेस है, अखिलेश यादव, लालू यादव, शरद पवार। क्या आपको लगता है कि इन पार्टियों की अगर सरकार बन गई तो क्या ये जनता के लिए काम करेंगे? लालू यादव अपने बेटे के लिए नहीं सोचेंगे, शरद पवार अपने फैमिली के लिए नहीं सोचेंगे, सोनिया गांधी अपने राहुल गांधी के लिए नहीं सोचेंगे, बल्कि ये पूरा का पूरा एडजस्टमेंट एक फैमिली सेट करने के लिए हो सकता है। लेकिन किसी एक सिंगल पार्टी की सरकार बने, कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तो वहां पे जो वीकनेसेस हैं अलायंसेस के, वो नहीं रहता है। तो इसीलिए इस ट्रैक पे पावरफुल गवर्नेंस देने पे मोदी सरकार ने अच्छा काम किया है। वैसे ही जो दूसरा फैक्टर है जिसके आधार पे मैं ये कह सकता हूं कि इस सरकार को हम तीसरा मौका दे सकते हैं, वो है भ्रष्टाचार रहित सरकार, करप्शन फ्री गवर्नमेंट। ऐसा मान्यता है कि इंडिया में सरकार हो और उसमें करप्शन ना हो, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है, चांसेस बहुत कम है। हर सरकार, म्युनिसिपल लेवल से लेकर सेंट्रल लेवल तक, हर सरकार में कुछ न कुछ करप्शन रहता है। 9.5 साल के अब तक के कार्यकाल में कुछ भी ऐसा छोटा बड़ा कोई भी केस नहीं निकला है ये कहा जाए कि सरकार में करप्शन है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद इस चीज को मानते हैं कि वो पूरे देश को अपना फैमिली मानते हैं। फिर उनके लिए करप्शन किसके लिए करना है, करप्शन क्यों करेंगे? भाई कोई अपना सगा संबंधी हो, अपना फैमिली मेंबर हो, किसी को सेट करना हो तो आदमी सोच सकता है, अपना कुछ इंडस्ट्री हो, व्यापार हो। इसीलिए ये सरकार अब तक करप्शन फ्री सरकार रही है, कोई करप्शन इसमें नहीं है। विपक्ष ने बहुत सारे मामले उठाए, राफेल, अडानी, अंबानी, ये सारे फेल हो गए, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामले गए, लेकिन अगर कुछ इसमें रहता तो शायद निकल के आता। और देखिए करप्शन फ्री गवर्नमेंट से जिस देश में भ्रष्टाचार रहित सरकार है उस देश का मान सम्मान वर्ल्ड लेवल पे बढ़ता है। तो करप्शन के मामले में भी आप ये कह सकते हैं कि ये सरकार एक अच्छी सरकार है। तीसरा जो फैक्टर है वो है डिप्लोमेटिक रिलेशन, दुनिया के देशों के साथ भारत के रिश्ते। अभी आप लोगों ने देखा होगा G20 का समिट भव्य तरीका से और कितना सक्सेसफुल मनाया गया। इंडिया ने हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो संघाई कॉरपोरेशन हो, G20 हो, UN हो, हर जगह भारत की बात को बहुत ही स्ट्रांग तरीके से रखा है और भारत के हित का बात किया है, भारत के लिए बात किया है। किसी से ना कभी डरना, ना किसी के सामने झुकना, ना अपना हेकड़ी भी दिखाना, एकदम बैलेंस तरीका से इंडिया ने दुनिया के हर एक देशों के साथ अपना संबंध कायम किया है। तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के हिसाब से भी देखें तो ये सरकार इंडिया के लिए अब तक की बेस्ट सरकार रही है और इसको आप आगे एक और मौका दे सकते हैं।
ऐसा ही एक और एरिया है जिसमें ये सरकार का परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही शानदार रहा है। ये है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में नया कीर्तिमान। किसी भी देश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जो डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, जो तथ्य आप गूगल से या अन्य न्यूज चैनल से निकाल के आप खुद भी देख सकते हैं। मोटा मोटी कुछ क्षेत्र में तो सरकार ने इतना फास्ट गति से काम किया है, इतना तेज गति से काम किया है कि जितना काम पिछले 60-65 साल में हुआ है, मोटा मोटी उतना ही काम सरकार ने पिछले 9 साल में किया है। तो इसको बोलते हैं स्पीड। आप काम तो करते ही हैं, लेकिन कितना फास्ट करते हैं। जैसे रोड, 2013 तक इंडिया में रोड 80,000 किलोमीटर तक बना था। 2023 तक भारत में पूरे रोड की लंबाई 1.5 लाख किलोमीटर तक। कहने का मतलब मोटा मोटी 70,000 किलोमीटर रोड इस सरकार ने प्लस किया है, ऐड किया है। ऐसे ही एयरपोर्ट देख लीजिए, 2013 तक 74, अब ये 137। मोटा मोटी 40-50% काम सरकार ने इस 9 साल में किया है। तो ये आप मान सकते हैं, ये सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इंडिया को वर्ल्ड लेवल पर लेके जा रही है। ऐसे ही एक और सरकार का कार्य है जिससे आप लोग इंप्रेस होंगे और आपको लगेगा कि हाँ, ये सरकार अच्छा काम कर रही है और इसी सरकार को हमें कंटिन्यू करना चाहिए। वो ये है मजबूत अर्थव्यवस्था और तेज गति से विकास। पिछले 9 साल में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय प्रॉब्लम्स आए। उसमें कोविड महामारी आप सबने देखा। कोविड महामारी की वजह से पूरा धंधा व्यापार सब चौपट हो गया। लोगों का आम जिंदगी भी तहस नहस हो गया। ऐसे संकट के बीच भी इस सरकार ने बहुत ही बैलेंस तरीका से कारोबार को मेंटेन करके रखा। अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी। कोविड महामारी के बीच में चाइना, अमेरिका, इन सब की अर्थव्यवस्था काफी खराब हो गई। उनकी आर्थिक वृद्धि दर नेगेटिव या 2 या 3% के आसपास रहा। फिर भी भारत ने अपना इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 6% के आसपास रखा। आज इंडिया दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है। एफडीआई के मामले में इंडिया 2013 में 20th पोजीशन में था, 20वें स्थान पे था। आज एफडीआई के मामले में इंडिया 10th पोजीशन पे है। तो आप भारत का जो विकास है, आर्थिक व्यवस्था है, उस मामले में भी इंडिया काफी आगे निकल चुका है। वैसे ही एक और कार्य है जिसके बारे में आप सुनकर समझकर ये निर्णय ले सकते हैं कि हाँ, ये सरकार साहस भरा काम करती है, असंभव कार्य को भी कर देती है। वो है राम मंदिर का निर्माण। देखिए, राम मंदिर का निर्माण हिस्ट्री का सबसे विवादित केस है, ये सब कोई जानता है। और ये सारी पार्टियों को पता था, हर एक आदमी को पता था कि राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में करना चाहिए। फिर भी किसी भी सरकार ने इस मामला को सॉल्व करने की कोशिश नहीं किया। लेकिन मोदी सरकार ने राम मंदिर का निर्माण को कोर्ट के थ्रू किया और उस पर राम मंदिर का निर्माण भी शुरू कर दिया। सारे लोगों को पता था कि हाँ, राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। इतना नहीं, जितने भी ऑपोजिशन की पार्टियां हैं, इवन कुछ लोग बीजेपी में भी ऐसे थे जिनको ये लगता था कि राम मंदिर निर्माण बीजेपी के लिए एक इलेक्शन मैनिफेस्टो है, बस चुनाव में नारा देंगे, वोट मिलेगा, फिर भूल जाएंगे। लेकिन
इस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इस केस को सॉल्व करना और फिर वहां पे राम मंदिर का निर्माण कराना, ये करके दिखा दिया कि असंभव कार्य को भी किया जा सकता है। और देखिए, राम मंदिर का निर्माण करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये सारे इंडियंस, सिर्फ हिंदू नहीं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जितने भी इंडियंस लोग हैं, उन सबका एक सामाजिक, सांस्कृतिक और एक आइडेंटिटी बात है। राम मंदिर तो इंडिया में ही बनेगा, इंडिया में अयोध्या में ही बनेगा। जैसे मक्का मदीना सऊदी अरब में है, क्रिश्चियन का जो मेन धार्मिक स्थल है वो जेरूसलम में है, वैसे ही राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में ही होना है, लेकिन किसी ने भी कोशिश नहीं की। तो इस तरीके का असंभव कार्य, जो कार्य असंभव लगे, जो कार्य कल्पना से बाहर हो, उस कार्य को अब आगे भी अगर कोई सरकार कर सकती है तो ये मोदी सरकार है। इसीलिए आप इस सरकार को एक और मौका दे सकते हैं। ऐसे ही अगला जो सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो है कश्मीर से धारा 370 हटाना। ये देखिए, कोई छोटी मोटी कार्य नहीं था। ये आप किसी से बात करेंगे तो वो बोलेगा ये मजाक की बात है, धारा 370 हटाना छोटी मोटी बात नहीं है। हालांकि ये सबको पता, ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि धारा 370 संविधान में टेम्पोररी प्रोविजन था, अस्थायी, मतलब इसको तुरंत हटा देना था। मेरे ख्याल से 10 साल के लिए ही लाया गया था। धारा 370 से समस्या ये था कि कश्मीर इंडिया हो के भी अन्य राज्यों की तरह यहाँ पे शासन व्यवस्था नहीं थी। बहुत सारे टैक्स पूरे इंडिया में लागू होगा, लेकिन कश्मीर में नहीं। कश्मीर के लोग इंडिया के हर जगह जाके रह सकते हैं, बस सकते हैं, लेकिन भारत के अन्य राज्यों के लोग कश्मीर में आकर सेटल नहीं हो सकते हैं, नहीं बस सकते हैं। क्यों? ये धारा 370 की वजह से। इस सरकार ने धारा 370 को बहुत ही सरलता से इसको हटा दिया और कश्मीर में डेवलपमेंट का एक नया अध्याय शुरू किया। आज पूरा इंडिया कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक है, बिल्कुल एक देश, एक संविधान, कोई अलग से विशेष व्यवस्था नहीं। तो ऐसे चुनौतीपूर्ण कार्य, ऐसे साहस भरा कार्य अगर आप किसी सरकार से करवाना चाहते हैं तो आप इस सरकार से उम्मीद कर सकते हैं। वैसे ही एक और पहलू है जिसके बारे में आप सब जानते भी हैं, न्यूज चैनल, मीडिया, हर जगह से आप जानते हैं। वो है भारत की साहस और शक्ति का परिचय। दुनिया के बहुत देशों के पास परमाणु बम है, इंडिया के पास भी है, लेकिन परमाणु बम का धमकी सबसे ज्यादा पाकिस्तान देता है भारत को। आए दिन पाकिस्तान जम्मू कश्मीर या इंडिया के कई अन्य शहरों में अटैक कर देगा, फिर भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। ये एक रूटीन सा बन गया था 2014 से पहले। लेकिन भारत मुंहतोड़ जवाब देता होगा, ये हम सब मानते भी हैं, लेकिन क्या था, मुंहतोड़ जवाब देने के बाद भी पाकिस्तान क्यों नहीं मानता था, ये आज भी रहस्य था। लेकिन जब इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक किया और फिर बोला पाकिस्तान को, भाई तू जवाब दे, आपने देखा होगा कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक में तो पाकिस्तान उसको लीपापोती कर रहा है, कवरअप ही कर रहा है कि नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन वो सब लोग जानते क्या हुआ था। तो सर्जिकल स्ट्राइक तो एक ट्रेलर था। जब इंडिया ने एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के अंदर किया, वो भी बॉर्डर पे नहीं, जो एयर स्ट्राइक था वो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा स्टेट में हुआ था, जो कि इंडिया से 250-300 किलोमीटर दूर था।
इस बार जो इंडिया ने एयर स्ट्राइक किया, पूरे वर्ल्ड, पाकिस्तान, इंडिया, किसी को डाउट नहीं था कि इंडिया ने अटैक किया है कि नहीं है। सबने एक्सेप्ट किया, भाई इंडिया ने घुस के मारा है। आपने देखा होगा पाकिस्तानी मीडिया, सरकार, वहां के एक्सपर्ट, सब लोग यहाँ पाकिस्तान पे अटैक हुआ है। ये पहली बार था कि पाकिस्तान को लगा कि इंडिया पड़ोसी है मेरा। इंडिया होने का मतलब क्या होता है? आप इंडिया को आंख दिखा सकते हैं तो इंडिया आंखें निकाल सकता है। उस बात में विवाद रहा कि वहां पे पेड़ मरे, पौधे मरे, आतंकवादी मरे, नहीं मरे, ये सब सारी बातें थी, लेकिन कभी किसी को कोई डाउट नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया ने अटैक किया है। ऐसे ही एक लास्ट पॉइंट है, ये पूरे वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट आप स्लाइड कह सकते हैं। सारे ऊपर के सारे स्लाइड में मैंने सरकार के कामकाज, परफॉर्मेंस के बारे में डिटेल में समझाने की कोशिश किया है। ये जो स्लाइड है, ये एक लीडरशिप के बेस पे है। आज इंडिया के पास दुनिया का सबसे फेमस, यूं कहें लोकप्रिय जननेता है, और वो मोदी नेता कैसे बने? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने जीवन के हर पहलू को जिया है, जीवन के हर तरह के समय को देखा है। उन्होंने कड़ी मेहनत किया है, बहुत सारे संघर्ष से गुजरे हैं। आप समझ सकते हैं कि एक आदमी जो संघ के शाखा प्रमुख से लेकर इतनी बड़ी विशाल देश का पीएम, वहां से एक छोटी सी संघ प्रमुख का जो अनुभव है, और एक दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाली मुल्क भारत का प्रधानमंत्री का अनुभव, कितने सारे रोल पे रहे, सीएम रहे, उन सबका इनके पास एक्सपीरियंस है। और ये जो एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस में डाइवर्सिटी है, बोलते हैं इतना लंबा अनुभव, और अनुभव में इतनी विविधता है, इनमें निर्णय लेने की क्षमता अपार है। आज भी आप कोई भी रेटिंग एजेंसी देख लीजिए पूरे वर्ल्ड में, मोदी जी का फर्स्ट सेकंड रैंक पे रहते हैं। इंडिया में और भी जन नेता है, मायावती, नीतीश, ममता, पवार, लालू, लेकिन इनके पास मोदी जी जैसा अनुभव नहीं। लोकतंत्र में नेता लोगों के बीच से हो, किसी खास परिवार से या और जगह से नहीं। राहुल, प्रियंका, उद्धव, तेजस्वी, अखिलेश, ये लोग जन नेता नहीं है। ये अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने परिवार के विरासत को आगे बढ़ाने के लिए ये नेता बने। इनके माता पिता नेता थे, उसी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए ये नेता बने। परिवार से जो लोग नेता बनते हैं वो सिर्फ राजशाही सिस्टम में बनते हैं। इसीलिए आपके पास क्लियर कट विकल्प है नरेंद्र मोदी जी, तो आप किसी और विवाद में क्यों पड़ेंगे? इन सब फैक्टर्स को देखते हुए ये बिल्कुल क्लियर है कि अभी का जो सरकार है वो बहुत अच्छी सरकार है, उसका परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। हम इसी सरकार को एक मौका दे सकते हैं, यानी नरेंद्र मोदी जी का जो सरकार है वो हैट्रिक सरकार बनाएगी। जय हिंद।